नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलेंगे वाराणसी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देश की आवाज के साथ कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस आवाज के साथ हम सबको जुड़ना होगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है, मोदी जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, चूंकि यहां से हमारा विधायक नील रतन पटेल अस्वस्थ होने के कारण चुनावी सभा में नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने कहा, उनकी बिटिया है लेकिन वो स्वयं नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने कहा मैं स्वयं जाऊंगा, जनता जनार्दन से अपील करूंगा, मोदी जी की बात को आप तक पहुंचाऊंगा और आपसे अपील करूंगा। विकास जितना काशी में हुआ है, मोदी जी ने कहा है ये तो एक झलक है, अभी तो एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म विकास की आगे बढ़नी है। काशी को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में बदलना है और इसके लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, 4 दिन का समय है, ये 4 दिन मोदी जी के लिए और देश के लिए देंगे? सभी लोग देंगे? सभी लोग देंगे? हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करो, सभी लोग देंगे? ये 4 दिन आप सबको, बहनें होंगी, नौजवान होंगे, अन्नदाता किसान होंगे, हर तबके के नौजवान भी होंगे, सबसे मैं कहूंगा 4 दिन, हर दिन 10-10 घर में जाकर के मोदी जी के लिए कमल खिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आप हर दिन 10-10 परिवारों को तैयार करेंगे। करेंगे? करेंगे? सभी लोग सहमत हैं? 4 दिन में 40 परिवार, 40 परिवार का मतलब लगभग 200 वोट, और इन 200 वोट को 1 जून को काशी में रिकॉर्ड मात्रा में मतदान होना है। होगा? होगा? दोनों हाथ लगा के बताओ, होगा? मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचे। भाई देखो, हम तो भाषण करते करते आवाज ही हमारी जवाब दे रही है, और तो ये अवधेश सिंह के कारण मेरी आवाज थोड़ी बहुत बुलंद दिखाई दे रही है, नहीं तो इससे पहले की सभा में एकदम दब गई थी। मैं देखता हूं जब इस 90 साल के बुजुर्गों को जवान हालत में घूमता है आपके बीच, तो तब मुझे लगता है कि चले अवधेश सिंह जी 90 साल की उम्र में, देखो पहले शिक्षक के प्रोफेसर थे पहले काशी विद्यापीठ में, तब मुझे लगता है कि चलो जब ये दौड़ रहे हैं तो हम तो आवाज निकाल ही सकते हैं, और इसीलिए मैं आया हूं। इतनी जोर से आवाज जानी चाहिए कि दिल्ली तक मोदी जी के तक आपकी आवाज पहुंचे। पहुंचाएंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटी पड़ी है। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह यूपी के रण में हैं। बता दें कि अमित शाह ने कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया है। साथ ही जनता से कमल खिलाने की, वोट करने की अपील की है। साथ ही अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, और इसके बार बार वो प्रधानमंत्री रहेंगे। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है। ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों,
मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? अरे युवाओं, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए, उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन 80 को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने घोसी, बलिया, रॉबर्टगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार भी किया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। सुनिए। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लिए स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बहुत सारे सपने थे। यहां के विकास को लेकर के वे अत्यंत चिंतित रहते थे, लगातार प्रयास करते थे, संघर्षों से तपे थे। बहनों और भाइयों, जब भी कृष्णानंद राय जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे, सब मारे गए। और किस बर्बरता के साथ मारा गया था? नीरज शेखर जी चुनाव जीत के जाएंगे रिकॉर्ड वोटों से। आप सभी समर्थन करेंगे। इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। करेंगे? एक 4 दिन का समय है, 28, 29, 30 और 31। इन 4 दिनों में आपसे मैं अपील करूंगा कि आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जाकर के एक मतदाता से मिलना है और कहना, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए, देखो याद रखना, ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। हम ही जाएंगे उधर भी। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, घर घर जाना है, आत्मनिर्भर भारत के लिए और विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है। बोलेंगे? सहमत करेंगे? और बहनों और भाइयों, 1 जून को मतदान होना है। 1 जून के मतदान के दिन उन सभी 100 से लेकर 125 वोटर को लेकर मतदान केंद्र में जाकर के 10 बजे के पहले मतदान करा देना। कराएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में भारत के विकास और भारत की विरासत
दोनों के बारे में जो संवेदना है, उसी संवेदना का परिणाम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद आज बन करके तैयार हो गया है। और बहनों और भाइयों, इसी का परिणाम है कि 2025 का जो वर्ष है, इसे मोदी जी ने जनजातीय वर्ष के रूप में, भगवान बिरसा मुंडा के वर्ष के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हमारे जनजातीय बंधुओं के गौरव के लिए उन्होंने भारत के लिए जनजातीय समाज को भारत की आजादी के साथ जोड़ने के लिए प्राणपण से कार्य किया था। और 2025 का अगला वर्ष भारत जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम करेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की संविधान सभा में इसका विरोध किया था। सबके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक बड़ी होड़ है। यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सरकार ने पेपर लीक करके नौजवानों की नौकरी छीन ली। जहां किसान और गरीब पूरी ईमानदारी के साथ उनके खिलाफ खड़ा है, वहीं ये नौजवानों ने भी मन बना रखा है इस बार कि जिन्होंने उनके जीवन का सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है, जिन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम नौजवान करेगा। और यहां पर जो नौजवान मौजूद हैं और जो लोग दूर से भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जानते होंगे इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं के सबके पेपर लीक हो गए। और ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो कोचिंग करता है, वो जानता होगा कि एक परीक्षा नहीं बल्कि इस सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवानों की नौकरी तो छीनी है, लेकिन नौजवानों का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाला है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए, सुनिए। ममता बनर्जी जी ने ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाला है। उन्होंने घुसपैठियों और वोट बैंक की मदद के लिए ओबीसी के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए हैं और कोलकाता का जो हाईकोर्ट है उस प्रमाण पत्रों को रद्द किया है और पूरे पश्चिम बंगाल को अराजकता की आग में झोंक दिया है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी की विदाई हो रही है। वहां भाजपा की बहुत जबरदस्त लहर है, बड़ी विजय होने नहीं जाए जरूर रैली करने जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में वो आ रहे हैं वहां में, लेकिन वहां खोदा पहाड़ निकली चुकी है। यादव ने प्रकाश राजभर को बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी के कह के संबोधित किया है। किस तरीके कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनकी भाषा, इनका व्यवहार, इनका आचरण, इनका इतिहास, इनका। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 6 चरणों के चुनाव हो चुकी है, बस एक चरण चुनाव बाकी है, जिसके बाद 4 जून को एक बार फिर देश में कमल खिलेगा। और बढ़ रही है। हालांकि पूर्ण बहुमत तो हम लोग 5वें चरण में ही प्राप्त कर चुके हैं और जो 400 पार का लक्ष्य है उसकी ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और 7वें चरण में निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और उत्तर प्रदेश के शेष 13 सीटों की बात करें तो उस पर भी हम लोग पूरे मनोयोग के साथ प्रयासरत हैं कि 13 की 13 सीटें अंतिम चरण वाली भी हम लोग जीत करके कमल खिलाने का काम कर सकें, भगवा लहराने का काम कर सकें। साल 2024 से यूपी का अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। मई के महीने में भी अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। ऐसे में अभी जून बाकी है। जून कितना गर्म रहेगा इसकी मॉनिटरिंग लगातार मौसम विभाग कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ मौसम केंद्र के ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वार्म नाइट के साथ ही पूरे यूपी में वार्म नाइट की अलर्ट जारी है। यानी प्रदेशवासियों को दिन और रात दोनों में ही सुकून नहीं मिलेगा। तो लखनऊ में 29 से 43 डिग्री पारा है। आगरा की बात करें तो 30 से 46 डिग्री है। लगातार तापमान बढ़ने की जानकारी। वाराणसी में 29 से 42 डिग्री पारा है। प्रयागराज की बात करें तो 31 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचा है। गोरखपुर में 28 से 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं नोएडा में 30 से 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में 30 से 46 डिग्री के बीच में पारा रहा है। तो वहीं झांसी की बात करें तो 32 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचा हुआ है। मथुरा की बात करें तो 31 से 46 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। वृंदावन की बात करें तो 30 से 46 डिग्री तक ये तापमान दर्ज किया गया है। बागपत की बात करें तो 29 से 46 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। कानपुर में 30 से 44 डिग्री तक दर्ज किया गया है तापमान। तो वहीं कन्नौज की बात करें तो 28 से 44 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कौन से जगह पर कहां पर कितना तापमान है। तो वहीं अलीगढ़ की बात करें तो 29 से 46 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। इटावा की बात करें तो 30 से 46 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। रायबरेली में 29 से 44 डिग्री पारा रहा है। तो वहीं फिरोजाबाद में 30 से 46 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया है। मेरठ में 28 से 46 डिग्री, चित्रकूट में 31 से 46 डिग्री तापमान रहा है। लखनऊ का तापमान आज 40 डिग्री से शुरू हुआ और 45 डिग्री तक पहुंच गया। इसको लेकर के गर्मी से लोग बेहाल हो गए। पूरे शहर में जो है अफरा तफरी है। यहाँ तक कि दोपहर में लोग सड़क पर नहीं निकल रहे हैं। ज्यादा सड़कों पर सन्नाटा है। जो लोग निकल भी रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, वही लोग निकल रहे हैं, अन्यथा लोग नहीं निकल रहे हैं। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने कह रखा है कि सभी जो है चौराहों पर पेयजल के इंतजाम किए जाएं और अस्पतालों में कोल्ड रूम्स की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई हीट वेव का शिकार होता है तो वो जो है वहां पे भर्ती हो सकता है आसानी से और ये काम किए। तो प्रशासनिक इंतजाम ये है
लेकिन स्थिति क्या है कि जो प्राकृतिक स्थिति है कि वो स्थिति है कि पूरे शहर में पहले प्याऊ होते थे, आजकल प्याऊ का अभाव है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशासन कितने दावे करे लेकिन उसके दावे खरे साबित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आम जनता को जो राहत मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। अगर बिजली चली जाती है तो उसको हर समय घंटों लोग घर में बिजली नहीं रहती है, तो दोपहर में घर में और लोग तपते हैं। तो रात में है 11 के 3-4 घंटे 5 घंटे कई इलाकों में जो है बिजली गायब रहती है। लखनऊ के गोमती नगर, इंदिरा नगर, एलडीगो, उद्यान वन, बंगला बाजार सहित कई इलाकों में आज पूरी रात जो है 4-4, 5-5 घंटे बिजली नहीं आई। हजारों लोग परेशान हुए, पूरी रात परेशान हुए और गर्मी से झेले। तो गर्मी का सितम जो है एक तरफ प्रकट कर रही है, दूसरी तरफ शासन प्रशासन जो है लोगों को बिजली नहीं मुहैया करा पा रहा है, लोग सड़कों पर पानी नहीं मिल पा रहा है और जो है प्याऊ के प्रबंध नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ अन्य लोगों को जानूंगा, देखिए ये खुद अपने काम से करने जा रहे हैं, मैं इनसे जानूंगा। क्या नाम है भैया आपका? राजू नाम है सर मेरा। गर्मी से कैसे निपटते हैं आप इस तरह? क्या करें, मजबूरी है, काम करना पड़ता है। इतनी गर्मी है कि समझ लिए बर्दाश्त नहीं हो रही आज की डेट में। और कहीं ना पानी मिलता है ना कुछ मिलता, कहीं मिलता तो बोतल में भर लेते, नहीं मिलता तो इसी तरह चलते रहते हम लोग। भाई घर चलाना तो कुछ ना कुछ करना जरूरी है, क्या करें सर। आप बताइए गर्मी के सितम कैसे झेलते हैं और जो है क्या मतलब बिजली क्या व्यवस्था रहती है आप लोगों की? बिजली आती जाती रहती है, व्यवस्थाएं थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी गर्मी की वर्ग की वजह से बिजली की दिक्कतें तो बनी रहती हैं बराबर। तो कैसे काम करते हैं? बस हाथ से पंखा और यही चीजें हैं उपलब्ध होती हैं, वही कर पाते हैं। तो देखिए ये किस तरह कह रहे हैं, करछान में पंखा लेकर के किस तरह काम करते हैं। आप बताइए भैया कैसे जो है गर्मी से झेल रहे हैं? गर्मी बहुत भयंकर है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। 3 बजे के बाद निकलें तो ज़्यादा बेटर। पानी बिजली क्या पोजीशन रहती है आप लोगों का? बिजली तो आती है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाती है। बिजली सही है, इंदिरा नगर में बिजली सही है, बस 5 मिनट। तो देखिए लोगों को बिजली की समस्या पे रूबरू होना पड़ रहा है और तमाम लोग ऐसे भी हैं कि जो लगातार जो है गर्मी के सितम से परेशान हैं और जो उनका सीधा सा कहना है कि जो है गर्मी में हम छांव के नीचे किसी तरह काम करते हैं, किसी तरह यहाँ एकत्रित होकर के छांव में जो है आ जाते हैं। तो तमाम लोग यहाँ को लोग छांव में देखिए जहाँ पेड़ है वहां पर जरूर इकट्ठा हुए हैं। तो उनसे मैं जानना चाहूंगा कि जो किस तरह जो है गर्मी से परेशान होते हैं। भैया एक मिनट, आप लोग गर्मी में धूप जैसे पेड़ से कोई राहत मिलती है? सर बहुत राहत मिलती है पेड़ों से, गर्मी में तो परेशान नहीं है, देख ही रहे हैं आप कितना ज़्यादा पेड़ है यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा है। देखिए कुछ लोग जो है गर्मी से बचने के लिए पेड़ का सहारा ले रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ लोग दोपहर में जो है अपना समय वहाँ गुजार रहे हैं। अब प्रशासन है कि अगर लोगों को पीने का पानी सब चीज मिल जाए और अगर बिजली की व्यवस्था बेहतर हो जाए, जो लोग बता रहे हैं, तो उनको जरूर गर्मी से राहत मिल सकती है। करना प्रसाद रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता TV के साथ।